दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस और आज 15 अगस्त है और आज़ादी के बाद इतने साल हो गए समझो, फिर भी हमारी गरीबी दूर नहीं हुई है। ठीक है, 15 अगस्त 2024 इतने साल चले गए। इवन हमने चर्चा की है कि गवर्नमेंट ने काफ़ी बार पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ देश बचाओ ऐसे मतलब मुखड़े भी दे दिए, बट क्या करें, गरीबी है जो हटने का नाम नहीं लेती है। ठीक है, कुछ कर नहीं सकते हम। फिर देखो आजकल कुछ लोग बोलते हैं कि ये सिग्मा सर ऐसे कभी कभी पागलों जैसी हरकत क्यों करते हैं, तो उसका एक रीज़न होता है। कुछ भी होता है तो उसका एक रीज़न होता है, क्योंकि जीनियस लोग थोड़े से पागल होते हैं। कैसे होते हैं वो मुझे पता चला कि आइंस्टाइन जी थे, वो भी थोड़े से पागल थे, तो हमने भी ऐसे कोशिश किया कि हम भी थोड़े पागल हो जाए, क्योंकि पागल हो जाऊंगा तो मैं जीनियस हो जाऊंगा। तो कुछ अगर कुछ चीज़ हो रही है तो उसके कुछ कारण होते हैं, है ना मिस्टर लखन अग्रवाल। अगर आप अभी टेंशन में हो तो उसके भी कुछ कारण होंगे। ऐसे ही अगर आप गरीबी को पढ़ रहे हो तो उसके भी कारण होंगे, रीजंस होंगे। और कॉजेज ऑफ पॉवर्टी तो बहुत सारे हैं। देखो सबसे पहले अगर ये आपकी बुक को पढ़ना सिखाते हैं, 5.4 लिखा है कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, तो 5.4.1 यानी हिस्ट्रिकल रीजंस आपको बताए जाएंगे। उसमें कुछ 3-4 पैराग्राफ है। फिर कॉजेज ऑफ, उसके अंदर दूसरा एक कॉजेज ऑफ पॉवर्टी हम पढ़ रहे हैं, कॉजेज ऑफ रूरल पॉवर्टी पढ़ेंगे। ठीक है ना, यानी दूसरा कोज हो गया, यहां 1 के बाद दूसरा आया। उसके अंदर सब पॉइंट के अंदर नेचुरल कॉजेज ऑफ रूरल पॉवर्टी के सब पॉइंट आएंगे 1 और 2। इसका मतलब क्या, 5.4.2 उसके अंदर 1 और 2 डेमोग्राफिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं। उसके बाद में आप पढ़ोगे 5.4.3 एक तीसरा रीजन कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, उसके अंदर सब पॉइंट है 1-2 लो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स के सब पॉइंट है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के सब पॉइंट है 1, 2, 3, 4 लो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऊपर लेबर, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी। अब उधर पे जा रहे हैं थोड़े हम, ठीक है, ये उसी के इकोनॉमिक रीजंस के बारे में हम बात करेंगे। 3 सब पॉइंट है 4, 5। फिर चौथा मेन रीजन है पॉवर्टी का, चौथा मेन रीजन है सोशल रीजंस, उसके अंदर सब पॉइंट 1 और 2 है। फिर अदर रीजंस भी है, देयर आर अदर रीजंस ऑल्सो फॉर द पॉवर्टी। 5.4.5 अदर रीजंस, उसके अंदर 3 सब पॉइंट है। तो बड़ा वाला पॉइंट है, ऑलमोस्ट बहुत बड़े पैमाने पे चैप्टर को आधा चैप्टर कवर कर लेगा ये, क्योंकि अगर किसी भी चीज को पढ़ना है तो उसके रीजंस तो हमें पढ़ने पड़ते हैं। पार्ट 1, 2 और 3 तो इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी हमने अच्छे से किया था। हम जब भी वीडियो बनाते हैं अच्छा ही बनाते हैं, क्योंकि आपके जो सर है ना वो एक बहुत बड़े परफेक्शनिस्ट है। इंडिया में आमिर खान के बाद अगर दूसरा कोई परफेक्शनिस्ट आया है तो सिग्मा सर, एकदम परफेक्शन, नेक्स्ट लेवल परफेक्शन। हम अगर सुबह में उठ के जब ब्रश भी करते हैं वो भी परफेक्शन से होता है। ठीक है, वो जैसे घूमता है उसकी भी शूटिंग करने चाहिए। कैन वी मूव ऑन कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। 5.4 आपको मैंने पढ़ाना तो सिखा दिया है। ठीक है, टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, अगर आपको किसी प्रॉब्लम को जड़ मूल से निकालना है तो उसके पहले कारण तो देखो, कारण क्या क्या है। इट इज बेटर टू नो इट्स कॉजेज एंड देन फाइंड द सॉल्यूशंस। पहले किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने पहले उसके कारण को देखो और वो कारण को दूर करो, वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। टू इरेडिकेट मतलब निकालना, इरेडिकेट मतलब निकालो, उसको बात करो, खत्म करना है। टू इरेडिकेट द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, अगर हमें पॉवर्टी के प्रॉब्लम को खत्म करना है, इट इज नेसेसरी टू समझना, अंडरस्टैंड, उसके रीजंस को समझ लेते हैं। इन इंडिया, इन भारत, द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी आर एज फॉलो। अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू, है ना। 5.4.1 इस पैराग्राफ को ऐसे नॉर्मल पैराग्राफ है, हमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी के बारे में हमें मेन 5 पॉइंट पढ़ने हैं। उसके अंदर पहले हिस्ट्रिकल रीजंस में सब पॉइंट नहीं है, वो एक 4 पैराग्राफ का एक अच्छा सा पॉइंट है। उसके बाद में जो भी प्रॉब्लम्स है उस सब के अंदर सब पॉइंट्स मिलेंगे, उसको हम ढंग से पढ़ लेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, 5.4.1 एग्जाम में नहीं लिखना है ऐसे। 5.4.1 हिस्ट्रिकल रीजंस है पॉवर्टी के
हिस्ट्रिकल रीजंस है। कैसे रीजंस हो गए? देखो, पहले माना जाता था, अगर आप 17th सेंचुरी के बारे में बात करो, यहां पे लिखा है ये सब 17th बाय देन, पहले के जमाने में हमेशा, जैसे आप तारक मेहता के उल्टा चश्मा वाली जनरेशन हो, व्हाट जनरेशन यू बिलोंग टू? तारक मेहता का उल्टा चश्मा जनरेशन हो आप। तो जब हम पहले के ज़माने की बात करते तो आपको सीधा भिड़े याद आता है, ठीक है। तो ये जब, लेकिन ये पहले के ज़माने की बात है, एकदम आगे वाले ज़माने की बात है। 17th सेंचुरी मतलब मैं आपको बता दूं 1700 नहीं, 1700 से 1799 नहीं, ये 18th सेंचुरी है। कौन सी सेंचुरी है ये? 17th सेंचुरी। आप देखो अभी 21st सेंचुरी में जी रहे हो, यानी 2000 से लेके 2099 तक आप जीरो, ये 21st सेंचुरी में जी रहे हो आप, ठीक है। 17th सेंचुरी मतलब 1600 से लेके 1699, ये थी 17th सेंचुरी। ये वो वक्त था जहां पे हालांकि मुगलों ने हम पे राज किया, फिर भी उन्होंने हमें इतना नहीं लूटा था। हम सोन चिड़िया थे, सोने की चिड़िया थे, है ना। ये आज के दिन पे तो आपने बहुत सारे सॉन्ग्स ऐसे देखे होंगे। और वी हैव बीन इकोनॉमिकली, हम यहाँ से एक्सपोर्ट भी करते थे, ठीक है, शिप्स के थ्रू यहाँ से दूसरे देशों में हमारे मसाले जाते थे, मसाला मरी मसाला, ये सब के बारे में आप पहले पढ़ चुके हो। ऐसे अगर ढंग से पढ़े हो 6, 7, 8 का, तो ये सब बातों के बारे में आपको पता है। यहाँ पे उसी हिस्ट्रिकल रीजंस के बारे में चर्चा करेंगे हम। फिर आपने ये भी पढ़ा है कि वो अंग्रेज आए, उन्होंने हमारे फार्मर्स को उनके हिसाब से खेती करने को मजबूर कर दिया, ठीक है। फिर वो लो लेवल पे अपने जो सामान है, ठीक है, यहाँ से सस्ते से खरीद जाते थे, वहाँ पे फिनिक्स गुड्स बनाते थे, फिर हमें महंगे बेचते थे। ये सब स्टोरी हम पढ़ चुके हैं, हमारी बुक में जो है वो हम पढ़ लेते हैं। हिस्टोरियंस ऐसा बोलते हैं, हिस्टोरियंस क्या कहते हैं मिस्टर अग्रवाल? सेज दैट इन द 17th सेंचुरी। अग्रवाल लोग अच्छा पढ़ते हैं, आप भी थोड़ा पढ़ लो, आप तो मित्तल हो, एक गोत्र है, ठीक है। एक अग्रवाल है हमारा मित्र, फाइनल अपीयर कर रहा है, सीए फाइनल, ठीक है, नाम भूल गया हूं मैं उसका। इंडिया वॉज कंपेरेटिवली मोर अर्बनाइज्ड। कंपेरेटिवली आज की तारीख में है, अभी तो देखो पूरा अर्बनाइजेशन है, ठीक है, लेकिन फिर भी कंपेरेटिवली मोर मतलब पूरी दुनिया के जितने भी देश थे उससे ज्यादा अर्बनाइज था, ठीक है। एंड कमर्शियलाइज्ड नेशन, ये कंपैरिजन आज की तारीख से हमारी नहीं हो रही है। उस टाइम पे 17th सेंचुरी में जितने भी देश थे उन सभी के साथ अगर कंपैरिजन किया जाए तो भारत देश तो जो था, अर्बनाइज मतलब समझते हो ना, शहर, जहां पे शहर ज्यादा थे कंपैरेटिवली, गांव तो थे ही थे, ठीक है। इंडिया वॉज कंपैरेटिवली मोर अर्बनाइज्ड एंड मोस्ट मतलब इन लोगों ने सुपरलेटिव डिग्री, यहां पे तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया है बेटा, लेकिन जहां पे मोस्ट वर्ड आ गया ना, उसका मतलब सबसे ज्यादा। मोस्ट कमर्शियलाइज्ड नेशन मतलब हमारे देश से ज्यादा कमर्शियल एक्टिविटीज कहीं और जगह पे नहीं होती थी। यहां पे कंपैरिजन नहीं हो रही है, अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, कंपैरिजन कि इस देश से ज्यादा, कंपैरिजन मोर, वहां पे तो मोस्ट बोल दिया। मोस्ट कमर्शियलाइज्ड नेशन था। कमर्शियल एक्टिविटीज, कॉमर्स लेके बैठे हो आप लोग, आपको ये बताना नहीं पड़ना चाहिए कि कमर्शियल एक्टिविटीज क्या होती है। हिस्टोरियंस सेज दैट, हिस्टोरियंस ऐसा बोलते हैं, सेज सिंपल प्रेजेंट टेंस में टॉक हो रही है। हिस्टोरियंस सेज दैट इन द 17th सेंचुरी, 17वीं सेंचुरी की अगर हम बात करें, इंडिया वॉज कंपैरेटिवली मोर अर्बनाइज्ड, दूसरे देशों से हम ज्यादा अर्बनाइज्ड थे। एंड एट द सेम टाइम अगर कॉमर्शियलाइजेशन की बात करें, वाणिज्य की बात करें, व्यापार की बात करें, ट्रेड की बात करें, तो इंडिया से ज्यादा व्यापार कोई कर नहीं सकता था। मोस्ट एक कंपैरेटिव डिग्री में लाइन है, उसी लाइन के अंदर बाकी का पोर्शन सुपरलेटिव डिग्री में है, ठीक है ना। मोस्ट कॉमर्शियलाइज्ड नेशन। फिर अगर धंधे की बात कर ले, इन बिजनेस लिखा है, इंडिया हैड मेजर शेयर इन एक्सपोर्ट्स। भारत के पास मेजर शेयर था किसके अंदर? कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन कपड़ा,
कॉटन टेक्सटाइल, जिसमें आप 10th स्टैंडर्ड में एसएस में पढ़ चुके हो कि कॉटन के प्रोडक्शन में गुजरात इंडिया में नंबर 1 है, जस्ट ड्यू टू BTCs। वो आपके पढ़ाई में अभी नहीं आता, ठीक है। कॉटन टेक्सटाइल एंड विद दैट उसके साथ हम क्या, सिल्क, स्पाइसेस, पैडी वाज आल्सो एक्सपोर्टेड, उसको भी हम एक्सपोर्ट करते थे। हिस्टोरियंस क्या बोलते हैं? हिस्टोरियन सेज दैट इन द 17th सेंचुरी, 17वीं सेंचुरी में इंडिया वाज कंपैरेटिवली मोर अर्बनाइज्ड। भारत कैसा था? ज्यादा अर्बनाइज्ड था, जहां पे शहरीकरण ज्यादा था, एंड मोस्ट कॉमर्शियलाइज्ड नेशन। भारत एक मोस्ट कॉमर्शियलाइज्ड नेशन था, कोई डाउट है लखन अग्रवाल? नहीं है। कहां पे खो जाते हो? आई लाइक आई कॉन्टेक्ट, आंखों से आंखों का मिलन मुझे अच्छा लगता है, वेदर उसको लड़का लड़की से कुछ लेन देन नहीं है। जब स्टूडेंट आंखों से आंख मिलाता है ना, इट बूस्ट टीचर का कॉन्फिडेंस, ठीक है। अब अगर धंधे की बात कर ले, देखो ये बाहर कोई चिल्ला चिल्ला के बाल खरीदने को बोल रहा है, बाल दे दो बाल, ये तो और कुछ है, 200 रुपया 200 रुपया 200 रुपया। वीडियो नहीं बनाने देंगे हम, वीडियो नहीं बनाने देंगे, ठीक है। इन बिजनेस कभी कभी थोड़ा पागल होना जरूरी है, जीनियस बनते हैं हम। इंडिया हैड इन बिजनेस, इंडिया हैड मेजर शेयर इन एक्सपोर्ट्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। कौन सा टेक्सटाइल? कॉटन टेक्सटाइल। एट द सेम टाइम, एंड उसके साथ एट द सेम टाइम मैं ऐसा बोल सकता हूं, एंड विद दैट हम सिल्क का भी एक्सपोर्ट करते थे, हम स्पाइसेस मसाला का भी एक्सपोर्ट करते थे, पैडी मतलब राइस का भी एक्सपोर्ट करते थे। बट आफ्टर द एंट्री ऑफ अंग्रेज आए थे, पता है? वैसे तो दूसरे भी लोग पहले आए थे, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, दोनों का फाइट हुआ था। 9th स्टैंडर्ड एसएस का पहला चैप्टर, वैसे बहुत सारे बार हम अंग्रेजों के बारे में पढ़ चुके हैं, कौन पहले आया, राजा जामोरिन, फलाना ढीमका, बहुत कुछ है ना, सो मेनी थिंग्स। फ्रेंच, अरे बाप रे, सब लिखा ही है यहाँ पे। फ्रेंच भी आए, डच मतलब उस जमाने में इसका नाम हॉलैंड था, है ना, देश का नाम। अब इसको नेदरलैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेदरलैंड। डच लोग कौन से देश के होते हैं? नेदरलैंड के डच लोग। जैसे जो भारतीय है, इंडिया के इंडियन लोग, ठीक है ना, ये चादर बेच के ही जाएगा आज। भाई नीचे जाके 200 रुपए की एक चादर लेना ना, बहुत चिल्ला रहा है। वीडियो में आए तो सॉरी है बेटा, थोड़ा अवॉइड करना, मेरा आवाज उनसे ज्यादा है, ठीक है। नहीं चालू रखना है, आई डोंट हैव टाइम। बट आफ्टर दैट द एंट्री ऑफ इंग्लिश, जैसे ही अंग्रेज आए, जैसे ही फ्रेंच आए, डच, गुजराती में वलंदा कहवाय, डच लोगों ने वलंदा कहवाय, लख्यू हसे અહીંયા देख, વલંદાઓ ડચ જ છે। 8મા ધોરણમાં તમને વલંદાઓ શીખવાડેલું, વાંધો નહીં। एंड ड्यू टू देयर पॉलिसी, उनकी पॉलिसी मतलब पता है, आज देखो, आज हम 15 अगस्त, कॉलोनियल एक्सपांसन, मतलब अपनी कॉलोनीज को बढ़ाते जाते थे। वो जैसे हमें हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, ठीक है, इतना इन डिटेलिंग बनता नहीं है, सॉरी। ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। बट आफ्टर दैट द एंट्री ऑफ इंग्लिश, फ्रेंच एंड डच पीपल, और उसके बाद में उसकी ड्यू टू देयर पॉलिसी ऑफ कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, उन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाना शुरू किया। अगर किसी को नहीं पता है व्हाट इज ये सब कॉलोनीज क्या होता था, तो इंडिया जब आज़ाद हुआ, आज हमारी जो 15 अगस्त है, हम जब आज़ाद हुए तब हम अंग्रेजों से आज़ाद हुए थे, नॉट हमारी कुछ कॉलोनीज, वो क्या बोलते हैं उनको, कौन सा, ये गोवा किसके अंडर में आता था? पोलैंड के लोग थे शायद, ठीक है, कुछ जैसे गोवा, दीव दमन, ठीक है, ये जिसके भी अंडर में आता था, अभी मुझे याद नहीं है किसके अंडर में आता था, तो उन लोगों ने वो कॉलोनीज को खाली नहीं किया था। तो काफ़ी सारी कॉलोनीज, मतलब इंडिया को एक पूरा का पूरा ऐसे बड़ा रीजन समझ में आया। उसके बाद में उन लोगों ने अपनी अपनी कॉलोनी स्थापी, जैसे गोवा में ये लोग हैं, ठीक है, अभी यहाँ पे स्ट्राइक नहीं होगा, वो कौन से देश ने
के पास थी वो कॉलोनीज, गोवा एंड दीव दमन, ठीक है, इसीलिए वो स्टेट थोड़े से अलग है। दीव दमन आप देखो, गोवा देखो, ठीक है ना, वहाँ पे आज की तारीख में दारू का वो थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि वो कॉलोनीज थोड़ी अलग देश के पास थी, अंग्रेजों के पास वो रीजन नहीं था और वो आज़ाद भी बहुत लेट हुए, आप समझ रहे हो। तो उन्होंने अपनी अपनी कॉलोनी की स्थापना करी, फिर वो जो कॉलोनी थी वहाँ से एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा शोषण करना वहाँ पर उस पर्टिकुलर एरिया का, जितना एक्सप्लॉइट कर सकते हो उस पर्टिकुलर एरिया को। बंगाल की बात करो, क्योंकि ये सब बंगाल से ही शुरू हुआ था, तो बंगाल सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट हुआ और आज की तारीख में सबसे ज़्यादा गरीब स्टेट भी वही है। पहले के ज़माने में उसका इतिहास देखो, उनके लोगों का इतिहास देखो। मैं तो गुजराती हूँ, ठीक है, आई एम नॉट अ बंगाली पीपल, बट हमारे देश में अगर हम भारत में रहते हैं, हमें हमारी अखंडता के ऊपर गर्व है, हमें ये जानना चाहिए कि ये पर्टिकुलर रीजन की क्या महानता थी। वैसे तो अगर इतना बड़ा देश है, आप समझो गुजरात एक अलग देश होना चाहिए, राजस्थान एक अलग देश होना चाहिए, महाराष्ट्र एक अलग देश, हम इतना बड़ा रीजन है, ठीक है, बट टुगेदर वी आर इंडियंस एंड हमें प्राउड है कि हम इंडियंस है और वेस्ट बंगाल भी हमारा एक हिस्सा है। क्या बोलते हैं उसको, विविधता में कुछ एकता, ऐसा कुछ समथिंग लाइक दैट। सो वी आर ग्रोइंग एज अ नेशन और हमें प्राउड है कि वेस्ट बंगाल के लोग भी हमारी आज़ादी में सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल के लोग थे। सो वी डोंट हैव एनी इश्यूज विद एनी पर्सन एज फार एज वी आर टुगेदर। जब तक हम एक हैं, हमें हमारे देश के किसी भी व्यक्ति से आपत्ति नहीं है और आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए, हम सब एक है, ठीक है, पर अच्छी अच्छी बातों के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। बुरी बातों को हर एक इंसान के अंदर, एक इंसान अच्छा होता है उसके अंदर बुरी आदतें भी होती है, तो बुरे के बारे में हम चर्चा नहीं करते, ठीक है। तो हमारे देश में भी किसी के अंदर कोई बुरी आदत है, हम उसके बारे में क्यों चर्चा करें, वो अपने आप सुधर जाएगा। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, इंडियाज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सिचुएशन डिटेरियोरेट, धीरे धीरे कम होती गई। इस पैराग्राफ में क्या बोलना चाहता है, हिस्टोरिकल रीजंस के बारे में बोलना चाहता है। हिस्टोरियन सेज दैट इन द 17th सेंचुरी, ठीक है, इंडिया वाज कंपैरेटिवली मोर अर्बनाइज्ड एंड मोस्ट कमर्शियलाइज्ड नेशन था। और धंधे की अगर बात करें इन बिजनेस इंडिया हैड मेजर शेयर इन एक्सपोर्ट्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। अगर कॉटन टेक्सटाइल कहीं पे भी एक्सपोर्ट होता था उसमें इंडिया अव्वल नंबर पे था, मोस्ट मेजर शेयर हमारा था। और उसके साथ एक्सपोर्ट में हम सिल्क को भी एक्सपोर्ट करते थे, स्पाइसेस को, पेड़ी वाज आल्सो एक्सपोर्टेड। बट आफ्टर दैट द एंट्री ऑफ, पर उसके बाद में 17th सेंचुरी के बाद में जैसे ही अंग्रेज, फ्रेंच और ये डच लोगों की एंट्री हुई, एंड ड्यू टू देयर पॉलिसी ऑफ कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, हमने बोला पहले तो कॉलोनी बनाते थे, एक्सप्लेन किया हमने ये पैराग्राफ को, पहले क्या करते थे, कॉलोनी बनाते थे, उसके बाद में उसको क्या करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे। तो ड्यू टू देयर पॉलिसी ऑफ कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, भारत का जो एग्रीकल्चर था और इंडस्ट्रियल सिचुएशन था वो धीरे धीरे डिटेरियोरेट होता गया, बिगड़ता गया। क्या हमें नेक्स्ट पैराग्राफ पे मूव करना चाहिए, कायदे से करना चाहिए, यहीं पे मुझे ऊपर नीचे बॉर्ड को करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे जैसे ये अंग्रेज है, उनके लोगों के, उन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, आपको ये पता होना चाहिए, द बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, इसके बाद में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भूतकाल हो गई, ठीक है। वैसे तो उससे पहले ही भूतकाल हो गई थी, समझ रहे हो। बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद में तो अंग्रेजों ने अपनी सत्ता को ऐसे स्ट्रॉन्ग किया। उससे पहले वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद अंदर अंदर लड़ाई हो गई थी और वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई इंडिया में, ठीक है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द एग्रीकल्चर सेक्टर सफर्ड इन इंडिया। क्यों, हमने उसी के बारे में चर्चा करनी थी, यहाँ पे ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया गया कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सिचुएशन डिटेरियोरेटेड। अब सबसे पहले हम एग्रीकल्चर के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात कर लेते हैं, एग्रीकल्चर के बारे में। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, भारत का जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसने सफर किया, SUFFER, सफर किया, ठीक है, इन इंडिया ड्यू टू मैनी रीजंस। ऑन वन हैंड, एक बाजू इंडियन एग्रीकल्चर वर बेस्ड ऑन मॉनसून, एक बाजू कैसा था, भारत का जो एग्रीकल्चर था वो सीधा मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंट था, ठीक है। ब्रिटिशर्स डिडंट शो एनी इंटरेस्ट, मॉनसून मतलब क्या, पानी, मॉनसून मतलब क्या, पानी। ब्रिटिशर्स डिड नॉट शो एनी इंटरेस्ट इन इन्वेस्टिंग मनी इन इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, मतलब इरिगेशन फैसिलिटीज, आपको पता है पानी की लाइन वगैरह वगैरह वगैरह। ऑन द अदर हैंड, दूसरी बाजू, एक बाजू दूसरी बाजू, दूसरा पहलू, हर सिक्के की दो बाजू होती है। ड्यू टू रिपीटेड ड्रॉट, पानी की बात हो रही है, ड्यू टू रिपीटेड ड्रॉट
अगेन जमींदारी सिस्टम, ये सब प्रथा आप 7-6 स्टैंडर्ड के एसएस में पढ़ चुके हो, ठीक है। एंड टेनेंसी सिस्टम, इसीलिए बोलते हैं बचपन से अच्छे से पढ़ो। अब हर एक वर्ड तो 12th स्टैंडर्ड में कोई भी टीचर आपको उतना डिटेलिंग नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे जमींदारी प्रथा समझाने बैठूंगा तो 15 मिनट उसके हो जाएंगे, टेनेंसी सिस्टम को समझाने बैठूंगा 15 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएगी, इसलिए बोलते हैं बचपन में अच्छे से पढ़ो। टेनेंसी सिस्टम, द फार्मर्स इकोनॉमिक, फार्मर्स एपोस्ट्रोफी होना चाहिए, ठीक है, आपको ठीक लगे तो लगाना, ना लगे तो मत लगाना। फार्मर्स इकोनॉमिक कंडीशन ज्यादा बिगड़ी एंड दे वर अंडर द प्रेशर ऑफ डेब्ट, देवा हो गया उनको, कॉमर्स के बच्चे हो, अकाउंट करते हो, एंड इंटरेस्ट ऑफ लोन गिवन टू देम बाय जमींदार्स, और जो जमींदार उनको पैसे देते थे उसका इंटरेस्ट। मनी लैंडर्स एंड बिग बिजनेस मैन, कल्टिवेटर्स स्टार्टेड लूजिंग लैंड, जो एक्चुअल खेती करने वाले लोग थे, जो जमीन को खेड़ते थे, उन्होंने धीरे धीरे अपनी जमीन को गंवाना शुरू किया। द फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर सफर्ड एंड सो पॉवर्टी इंक्रीज। ये हिस्ट्रिकल रीजंस में आता है, किस में आता है? हिस्ट्रिकल रीजंस में आता है। देखो हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। पहला पैराग्राफ में आपको जनरल तौर पे बताया गया कि क्या हुआ था, कि हिस्टोरियन सेज दैट कि 17वीं सेंचुरी में हमारे हालात क्या थे, ठीक है। तो हमारे हालात वो थे कि इंडिया वाज कंपैरेटिवली अर्बनाइज्ड एंड मोस्ट कॉमर्शियलाइज्ड नेशन। फिर धंधे की अगर बात करें तो इंडिया हैड मेजर शेयर इन एक्सपोर्ट्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल एट द सेम टाइम, एंड विद दैट बुक का वर्ड है, मेरा वर्ड है, एंड एट द सेम टाइम सिल्क, स्पाइसेस, पैडी वाज आल्सो एक्सपोर्टेड, इसका भी एक्सपोर्ट होता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? बट आफ्टर दैट द एंट्री ऑफ ब्रिटिश, फ्रेंच एंड डच पीपल, एंड ड्यू टू देयर पॉलिसी ऑफ कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि वो कॉलोनी बनाते थे, अपनी कॉलोनी बनाते थे, फिर उसको एक्सप्लॉइट करते थे, इंडिया की एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सिचुएशन थी वो डिटेरियोरेट हुई। अब एग्रीकल्चर कैसे डिटेरियोरेट हुई उसके बारे में चर्चा कर लेते। मैंने पैराग्राफ, हमारा स्टाइल है, हम पहले एक बार पढ़ाते फिर उसको रिपीट करते, अच्छे से एक्सप्लेन करते, ठीक है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, हम ब्रिटिश रूल के बारे में बात करते, उस टाइम पे क्या हुआ? द एग्रीकल्चर सेक्टर, यहां पे एक कैपिटल लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सफर, क्यों सफर किया भाई उसने? ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया सफर, क्यों किया भाई? है ना, सफर ड्यू टू काफी सारे रीजंस उसने सफर किया। देयर वाज नॉट जस्ट वन रीजन। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल द एग्रीकल्चर सेक्टर सफर्ड इन इंडिया ड्यू टू मैनी रीजंस, बहुत सारे कारण थे वहां पे। देयर वाज नॉट अ सिंगल रीजन। यहां पे हम दो पहलू पे बात करेंगे, ऑन वन हैंड, ऑन द अदर हैंड। पहली बात, ऑन वन हैंड इंडियन एग्रीकल्चर वाज सोलेली डिपेंडेंट ऑन मॉनसून। ये हमारे बीच में एक दो वर्ड हमने हमारे ऐड कर दिए, यू कैन ट्विक ओवर हियर, है ना। ऑन वन हैंड इंडियन एग्रीकल्चर वाज सोलेली डिपेंडेंट ऑन मॉनसून, सिर्फ और सिर्फ हम किसके ऊपर डिपेंडेंट थे? मॉनसून। यहां पे लिखा है, मैंने जी यहां पे क्या बोला? वो सोलेली डिपेंडेंट ऑन मॉनसून, यहां पे लिखा है वो बेस्ड ऑन मॉनसून। लेकिन अंग्रेजों ने इरिगेशन के बारे में कुछ काम नहीं किया, अंग्रेजों ने इरिगेशन के बारे में कुछ काम नहीं किया। ब्रिटिशर्स डिड नॉट शो एनी इंटरेस्ट, उनको कोई रस ही नहीं था। ब्रिटिशर्स डिड नॉट शो एनी इंटरेस्ट इन इन्वेस्टिंग मनी इन इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, ठीक है। ये पहला पहलू था। कौन सा पहलू था? पहला पहलू था ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द एग्रीकल्चर सेक्टर सफर्ड द मोस्ट इन इंडिया। ये हम हमारा वर्ड इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है। द मोस्ट इन इंडिया ड्यू टू मैनी रीजंस, ठीक है। दो पहलू थे यहां पे। ऑन वन हैंड द इंडियन एग्रीकल्चर वाज सोलेली डिपेंडेंट ऑन मॉनसून, एंड एट द सेम टाइम ब्रिटिशर्स डिडंट शो एनी सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट इन इन्वेस्टिंग मनी इन इरिगेशन फैसिलिटीज। ये हमारे वर्ड हो सकते हैं, आप बुक को रट भी सकते हो। हम हमारे दिमाग में पहले तो पिक्चर क्लियर कर दे, व्हाट इज दैट, यू नो। आपको पता चला, ये एक पहलू था। दूसरा पहलू क्या है? अगर आप दूसरे पहलू, ऑन द अदर हैंड, भारत में पहले के जमाने में देखो, ये तो पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारे सिस्टम चेंज हुए हैं, ठीक है। इसकी वजह से ज्यादा कभी आपने अपनी लाइफ टाइम में कभी ड्रॉट नहीं देखा है, बट इट वॉज वेरी नॉर्मल ड्यूरिंग दोज पर्टिकुलर टाइम्स, ठीक है। आजकल तो जहां पे कच्छ के रण में बाढ़ आती है, बिहार में आए दिन बाढ़ आती है, ठीक है। बहुत सारे रीजंस है, देयर आर सो मेनी रीजंस फॉर द सेम। वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी अबाउट एनवायरनमेंट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ऑन द अदर हैंड ड्यू टू रिपीटेड ड्रॉट्स, ड्रॉट्स मतलब क्या? सूखा।
बहुत सारी बार जैसे ही ड्रॉट आया तो एक जो खेडूत होता है उसको जाके पूछो, एक साल अगर सूखा आ जाए तो उसके पास लंच ऑफ 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो लेटर टू गॉड, तो उसके पास पूरे साल खाने के लिए नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, वो उस पर्टिकुलर गांव के मुखिया के पास जाएगा, जो जमींदार बोलते हैं उनको, जमींदार साहब बोलते, ठाकुर साहब बोलते हैं, साहब पैसे दे दो ना, ऐसे करके पैसे लेगा, तो क्या बोलेगा, भाई अपनी ज़मीन लिख ले, फिर पैसे देके, अब वो उसको दबाई देगा, आपने ये सब पिक्चरों में भी देखा है, ठीक है। तो जमींदार ड्यू टू ड्रॉट, अब ड्रॉट सूखा पड़ा, उसके पास खाना नहीं है, उसकी लड़की की शादी करवानी है, वो पैसे लेने जाएगा जमींदार साहब के, इसलिए जमींदारी प्रथा अस्तित्व में आई, फिर टेनेंसी सिस्टम अस्तित्व में आई, ठीक है ना। द फार्मरों की आर्थिक कंडीशन ऑन द अदर हैंड, पहले पहलू के बारे में हमने अंग्रेजों के बारे में बात करी, ऑन द अदर हैंड दूसरी बात हो, ड्यू टू रिपीटेड ड्रॉट्स, मल्टीपल टाइम्स सूखा पड़ा, मल्टीपल टाइम सूखा पड़ा, फिर जमींदारी प्रथा आई, फिर टेनेंसी प्रथा आई, ठीक है, टेनेंसी सिस्टम, इसकी वजह से जो फार्मर्स थे उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस है धीरे धीरे बिगड़ती गई, डिटेरियोरेट होने लगी, आप समझ रहे हो ना, ठीक है। एंड दे वेर अंडर द प्रेशर ऑफ, वो लोग एंड दे वेर अंडर द प्रेशर ऑफ डेट, वो देवे में डूब गए, और देवा के साथ इंटरेस्ट ऑफ लोन गिवन टू देम बाय जमींदार, उनको एट द सेम टाइम वो जमींदार ने जो लोन दिए उनका इंटरेस्ट भी उनको चुकाना है, ठीक है। इसके साथ क्या हो गया, सिर्फ जमींदार नहीं, मनी लेंडर्स भी उनको पैसे देते और बड़े बड़े बिजनेसमैन भी उसके अंदर घुस गए थे। इस वजह से कल्टीवेटर्स ने अपनी जमीन को गंवाना शुरू किया। द फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर सफर्ड एंड सो पुअर्टी वॉज इंक्रीज्ड। आपको पता चला, ठीक है। मैं ये दो पैराग्राफ एक बार और ऊपर से करवा देता हूं, फिर रिपीट नहीं करूंगा। कोई डाउट है आपको? नहीं है ना, सही जा रहे हैं हम, ठीक है। देखो, हिस्ट्रिकल रीजंस हम पढ़ रहे हैं, पुअर्टी के कॉजेस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। हिस्ट्रिकल रीजंस क्या बोल रहे हैं? हिस्टोरियन सेज दैट इन द 17th century इंडिया वाज कंपैरेटिवली मोर अर्बनाइज्ड एंड मोस्ट कमर्शियलाइज्ड नेशन। अब धंधे के बारे में बात करते हैं तो इंडिया हैड मेजर शेयर इन एक्सपोर्ट्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल एंड एट द सेम टाइम, या तो विद दैट, उसके साथ साथ हम किसको एक्सपोर्ट करते थे? सिल्क को भी एक्सपोर्ट करते थे हम, स्पाइसेस को भी एक्सपोर्ट करते थे हम, पैडी को भी एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन फिर तो क्या हुआ, ऐसा तो क्या हुआ होगा दोस्तों, एकदम से जज्बात बदल गए। अंग्रेज आए थे, फ्रेंच आए थे, डच आए थे, बट आफ्टर द एंट्री ऑफ इंग्लिश, फ्रेंच एंड डच पीपल एंड ड्यू टू देयर पॉलिसी ऑफ कॉलोनियलिज्म, एक्सप्लॉयटेशन, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, जो उन लोगों ने शोषण करना शुरू किया, इंडियाज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सिचुएशन डिटेरियोरेटेड। उसके बारे में हम अगर बात करें, अंग्रेजों के वक्त के बारे में बात करें, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, तब क्या हुआ था? द एग्रीकल्चर सेक्टर सफर्ड इन इंडिया ड्यू टू मैनी रीजंस। एक बाजू, दूसरी बाजू। ऑन वन हैंड, India's agriculture was solely dependent on monsoon, and at the same time, Britishers didn't show any interest to invest money in irrigation facilities projects. On the other hand, दूसरी बाजू, due to repeated droughts, multiple droughts आते थे, जमींदारी सिस्टम आती थी, टेनेंसी सिस्टम की वजह से क्या हुआ? द फार्मर्स इकोनॉमिक कंडीशन धीरे धीरे बिगड़ती गई, और जैसे जैसे इकोनॉमिक सिस्टम बिगड़ेगी तो उन लोगों ने किसी से पैसा लिया होगा तो उनको वापस भी देना होगा, उनको इंटरेस्ट भी देना होगा। किन किन से पैसा लिया था? एंड दे वर अंडर द प्रेशर ऑफ डेट। पैसा किससे लिया था? पैसा तो वापस करना है, उसके साथ उनको इंटरेस्ट भी देना है। इंटरेस्ट ऑफ लोन गिवन टू देम, किन्होंने दिया था? जमींदार ने दिया था, मनी लेंडर्स ने दिया था, और बड़े बड़े बिजनेसमैन ने उनको पैसा दिया था, जो वापस तो पूरा वापस तो करना ही, उसके साथ क्या करना है? इंटरेस्ट भी। बाकी तो जमीन चली जाएगी। तो देखो, जमीन चली भी गई। कल्टीवेटर्स स्टार्टेड लूजिंग लैंड और द फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर सफर्ड एंड सो डज पुअर्टी। आपके दो पैराग्राफ हो गए। ये हिस्ट्रिकल रीजंस था। इसीलिए बोलते हैं जो भी हमारे वीडियो नहीं देखते हैं वो मोरॉन्स है। पहले तो समझ में आता है, इट इज नॉट अबाउट प्लेन रट्टा। मेरे जितने भी थियोरेटिकल वीडियोस है, ठीक है,
इट इज़ नॉट प्लेन रट्टा, उसको इन डेप्थ स्टडी है, उसके बाद में लाइन टू लाइन कैसे याद करवाना है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इन केस ऑफ देखो जब आपने चर्चा किया यहाँ पे आखिरी वाला जो लाइन था, आई रिपीट, ये यहाँ पे क्या हो गया, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सिचुएशन डिटेरियोरेटेड, तो आपने इस पैराग्राफ में एग्रीकल्चर की बात करी, अब धंधे की भी बात कर लेते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में भी थोड़े चर्चे कर लेते हैं, समझ रहे हो ना। जो पढ़ाई होती है वो जो पैराग्राफ ऐसे की तरह चलती है, ऐसे समझते हो, ESSAY निबंध, उसके हिसाब से चलती है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है सिचुएशन, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या सिखाया जाता है, इन केस ऑफ बिजनेस एंड ट्रेड, अगर हम बिजनेस और ट्रेड के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है ना, इन केस ऑफ बिजनेस एंड ट्रेड, धंधा और व्यापार, ब्रिटिशर्स फॉलोड दैट काइंड ऑफ ट्रेड पॉलिसी, अजीबोगरीब, किस काइंड ऑफ, किसी प्रकार की ट्रेड पॉलिसी की बात करते हैं, ऐसी व्यापार पॉलिसी बनाई, ऐसी टैक्स पॉलिसी बनाई और ऐसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई विच कुड बेनिफिट देम बाय ट्रेडिंग इन इंडिया। उन्होंने ऐसी ट्रेड पॉलिसी बनाई, उन्होंने ऐसी टैक्स पॉलिसी बनाई, TTI ऐसी पॉलिसी बनाई, ठीक है, कौन सी, TTI, ऐसी ट्रेड पॉलिसी बनाई, ऐसी टैक्स पॉलिसी बनाई, ऐसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई जिससे सिर्फ और सिर्फ उनको फायदा हो, ठीक है। देखो अब मैं आपको बता दूं, आपको इससे बहुत कुछ पता चल जाएगा। जैसे इंडियन फोन है, ठीक है, इंडियन हमने फोन बनाया और हमारी गवर्नमेंट क्या बोलती है, एग्जाम्पल है, प्लेन एग्जाम्पल है कि अगर आप यहाँ पे फोन बनाते हो तो फोन बनने के बाद उसके ऊपर 50% टैक्स लगेगा। हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, कैसा एग्जाम्पल है, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है। अगर आपने ये फोन 10,000 में बनाया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर प्लस 50% टैक्स, यानी कितना हो गया, 5,000, तो ये आपका एक्चुअली 15,000 में तो आपको पड़ा, फिर आपका प्रॉफिट, यानी वो महंगा हो गया। एट द सेम टाइम इंडियन गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर ये फोन को आप इंपोर्ट करते हो चाइना से या किसी और देश से, इंपोर्टेड फोन, तो इंपोर्ट के ऊपर 20% टैक्स लगेगा। अब चाइना वाले ने इंपोर्टेड फोन है, इंपोर्टेड मतलब इंपोर्ट किया हुआ वो फोन है, उसने भी 10,000 में बनाया, ठीक है, कितने में बनाया, 10,000 में, तो उसको तो 20% यानी 2,000, यानी वो फोन इंडियन मार्केट में उससे तो सस्ता ही होगा। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर कम टैक्स है, जिसके ऊपर कम टैक्स है वो सस्ता होगा और पब्लिक उसी को खरीदेगी। कोई डाउट है आपको, आपको पता चला उस टाइम पे क्या हुआ होता होगा। ये जो TTI है, ट्रेड पॉलिसी है, टैक्स पॉलिसी और इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उनको जिस चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे आपने पहले पढ़ा है 8 स्टैंडर्ड या 7 स्टैंडर्ड की SS की बुक में था कि उन्होंने इंडियन फार्मर्स को इंडिगो उगाने के लिए मजबूर किया था, क्योंकि वहाँ पे उनके जो वहाँ पे इंडिगो का बहुत काम था, वहाँ पे उनके कपड़े भी उस कलर के रहते थे, उनके जो वर्कर्स हैं ना, आर्मी ने वगैरह 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 वगैरह, इंडिगो कलर के उनके कपड़े रहते थे। उन लोगों ने इंडियन फार्मर्स को क्या बोला कि इंडिगो उगाओ, तो उन्होंने पूरी पॉलिसीज बनाई थी। आपको ये टॉपिक के ऊपर पता चला क्या? ठीक है। इन केस ऑफ बिजनेस एंड ट्रेड हमने बात करी TTI पॉलिसी के बारे में, और वो पॉलिसी उनको कैसे बेनिफिट करती है उसका भी हमने एक हल्का सा एग्जांपल दिया। अगर कम टैक्स है तो वो चीज़ सस्ती है, अगर वो सस्ती है तो लोग उसी को परचेस करेंगे, ठीक है ना। दे डोंट केयर अबाउट कि ये इंडियन है कि वो है, ठीक है। हम इंसान हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचता है, एवरी अदर थिंग्स वो एकदम एंड में आती है। पेट्रियोटिज्म जिस दिन चढ़ता है उसी दिन पेट्रियोटिज्म चढ़ता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म? जैसे आज सबको चढ़ा हुआ है भारत मेरा देश है, मेरा भारत महान, सबको 15 अगस्त को याद आता है। मेरे को ये जो 1-2 घंटे का पेट्रियोटिज्म होता है ना, उससे बड़ी तकलीफ है। तुम 365 दिन क्या करते हो? तुमको तब याद नहीं आता कि आप भारतीय हो। हनुमान जी को तेल चढ़ाने जाते हैं शनिवार को, फिर इनको महादेव याद आते हैं, क्या बोलते हैं उनको, ये महादेव का शिवरात्रि के दिन महादेव याद आते हैं, ए शंभू जय जय शंभू, डेली है महादेव तो वहीं पे है। दूसरे दिन भी महादेव शिवरात्रि होते उस दिन लाइन लगा लगा के दर्शन करते हैं। भाई डेली चला जा, है ना। आज तो शायद ना भी देखे, पूरा दुनिया जा रहा है उनके, डेली जाएगा तो देख भी लेंगे, है ना। एकदम फ्री पड़े होते बेचारे, ठीक है। उनको बेचारा बोलना मैं गलत हूँ, क्योंकि भगवान है, पर हमने खुद हमारा ही और भगवान खुद का मजाक, हम हिंदू सार एकदम बेकार पीपल, ठीक है ना। हम सबसे कम मंदिर में जाते हैं, टीका नहीं लगाते हैं, ठीक है। वो लोग देखो टोपी पहन के घूमते हैं सब,
हाँ वो लड़की है, ठीक है। इन केस ऑफ बिजनेस एंड ट्रेड, ब्रिटिशर्स फॉलोड दैट काइंड ऑफ ट्रेड पॉलिसी, ब्रिटिशर्स फॉलोड, ब्रिटिश एग्रीकल्चर हो गया, ब्रिटिशर्स फॉलोड दैट काइंड ऑफ पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी की बात करते हैं? टैक्स पॉलिसी, दैट काइंड ऑफ ट्रेड पॉलिसी, टैक्स पॉलिसी एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी विच वुड बेनिफिट ओनली देम, सिर्फ और सिर्फ उनको फायदा कर सकती है, विच वुड बेनिफिट देम बाय ट्रेडिंग इन इंडिया। इंडियन एक्सपोर्ट्स वेर प्रोहिबिटेड इन यूरोप, मतलब क्या? भारत की जो एक्सपोर्ट, टीटीआई पॉलिसी तो हो गया, हमारी एक्सपोर्ट प्रोहिबिटेड मतलब बंद, उसके ऊपर बैन लगाया गया, मतलब यहां से यूरोप में कुछ जा नहीं सकता। इन इंग्लैंड वेर गिवन अ लॉट ऑफ टैक्स कंसेशन, सॉरी एक लाइन, वेर एज गुड्स प्रोड्यूस इन इंग्लैंड, अगर इंग्लैंड में कोई सामान प्रोड्यूस किया गया है, वेर गिवन अ लॉट ऑफ टैक्स कंसेशन एंड फ्रीडम टू सेल इन इंडियन मार्केट्स। टैक्स कंसेशन मतलब टैक्स के अंदर कमी, वो हमारे फोन के ऊपर 50% और बाहर के फोन के ऊपर 20%, उसको कंसेशन, टैक्स कंसेशन बोलते हैं। वो एग्जांपल पता चला क्यों दिया था? मोर ओवर टू सप्लाई दिस गुड्स टू ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया। वो हम बोलते हैं ना, अंग्रेजों ने हमारे देश में रेल चालू, बेटा उनके लिए चालू की थी, लॉर्ड डेलहाउसी ने वो रेल क्यों चालू की थी? क्योंकि हमारा सामान उनका सामान उनके फायदे के लिए एक जगह से दूसरी जगह स्पीडीली पहुंच सके, ठीक है। वॉज एक्सटेंसिवली यूज्ड, हद से ज्यादा यूज किया गया। यहां पे भी आपके पास 3 और 4 लाइन है। इन केस ऑफ बिजनेस एंड ट्रेड, अगर आप धंधे और व्यापार की बात करते हैं, ब्रिटिशर्स फॉलो दैट काइंड ऑफ ट्रेड पॉलिसी TTI, टैक्स पॉलिसी एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी which would benefit them by ट्रेडिंग इन इंडिया, भारत में ट्रेड करके उनको सिर्फ और सिर्फ फायदा हो। इंडियन एक्सपोर्ट्स वेर प्रोहिबिटेड इन यूरोप में आपको पता है इंडिया से बहुत सारा सामान यूरोप में एक्सपोर्ट होता था, तो उन लोगों ने क्या किया, हमारे जो सामान था एक्सपोर्ट हो रहा था उसको प्रोहिबिट कर दिया। एंड एट द सेम टाइम, वेरेज, आप ऐसा लिखो एंड एट द सेम टाइम, या तो वेरेज गुड्स प्रोड्यूस इन इंग्लैंड, अंग्रेज मतलब इंग्लैंड में जो गुड्स प्रोड्यूस होते थे, सामान प्रोड्यूस होता था, वेर गिवन अ लॉट ऑफ टैक्स कंसेशन, उसका एग्जांपल हमने दिया, मतलब उनके टैक्स के अंदर कमी। एंड एट द सेम टाइम फ्रीडम टू सेल इन इंडियन मार्केट्स, मतलब कहीं पे भी बेच सकते हो, कोई भी ऐसे बैन प्रोहिबिशन नहीं है। मोर ओवर, उससे भी ज्यादा थोड़ा आगे बढ़ के, टू सप्लाई दिस गुड्स टू ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया, क्योंकि कहीं पे भी प्रोहिबिशन नहीं था, वो कहीं पे भी बेच सकते हैं। तो इनमें उनकी मदद करने के लिए उन लोगों ने इंडियन रेलवे का बहुत अच्छे तरीके से यूज किया। मोरओवर टू सप्लाई दिस गुड्स टू ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया, इंडियन रेलवे वाज एक्सटेंसिवली यूज्ड। हमने एग्रीकल्चर की बात करी, बेसिक हिस्ट्री की बात करी, फिर एग्रीकल्चर की बात करी, फिर हमने थोड़ी इंडस्ट्रियल पोर्शन वाले भी बात करी। इसीलिए आखिरी वाले कंक्लूसिव, हम ऐसे लगा हिस्ट्री के ऊपर हमने ऐसे लिख दिया, भारत में जो ऐसे हिस्ट्रिकल रीजंस ऑफ पॉवर्टी है ना, उसके ऊपर हमने ऐसे लिख दिया। शुरुआत हुआ, बीच में कुछ पढ़ा और अभी कंक्लूजन डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? कंक्लूजन। बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ पॉलिसी ब्रिटिशर्स गेन्ड सरप्लस फ्रॉम प्रोडक्शन का सरप्लस उनके पास रहा, एंड सेल इन इंडिया विच दे इन्वेस्टेड इन ब्रिटेन टू स्पीड अप इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसकी वजह से उन्होंने प्रोडक्शन से कुछ सरप्लस, मतलब पैसे उनके पास कुछ ज्यादा आए, एंड जो सरप्लस इनके पास, देखो सरप्लस क्या बोलते हैं, आपको सरप्लस के बारे में थोड़ा हल्का सा बता दूं, ठीक है। जैसे आपने कुछ, आपके घर का खर्चा 10,000 है, और चलो ठीक है ये एग्जांपल नहीं लेना है, आपने सबसे 100 रुपये उगराए। कितने रुपए उगराए? 100 रुपये। आप कुल टोटल 10 लोग हो, और एक बच्चे की बर्थडे है, पप्पू की बर्थडे है। पप्पू की बर्थडे में आपने 10 लोगों ने 100 रुपये उगराए, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी 1000 हो गया, बराबर है। ये दिस इज द फर्स्ट बर्थडे आपने, और आपका टोटल खर्चा, केक, फिर वो कैंडल्स बैंडल्स वगैरह, आपके एंड से टोटल खर्चा
800 रुपये का हुआ, तो 200 रुपया बचा। ये 200 रुपया सरप्लस कहा जाता है, जिसको आप अगली बर्थडे में चाहे तो यूज कर सकते हो, या तो सब मिलके वापस पानी पूरी खाने जा सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सरप्लस क्या है? सरप्लस जो आखिरी में पैसा बचता है सब कुछ खत्म करने के बाद। तो ब्रिटिशर्स गेन सरप्लस फ्रॉम प्रोडक्शन। कैसे? भारत में प्रोडक्शन और सेल करने के बाद जो पैसा बचा, जैसे आपके पास 200 रुपया बचा था ना, तो ये पैसा रख दिया प्रिंस ने, बोलता है अगले टाइम किसी की बर्थडे आएगी तब तक मैं 200 रुपये रखता हूं। फिर वो 200 रुपया प्रिंस ने किसी शहर में इन्वेस्ट कर दिया, तो वो 200 का उसने कुछ ज्यादा कमा लिया। आप समझ रहे हो चीजों को? कोई डाउट है आपको? Which they invested in Britain to speed up industrialization। इसकी वजह से उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन स्पीड अप हुआ एंड यूज्ड वापस इंडस्ट्रियलाइजेशन स्पीड अप हुआ, वापस वहां पे कुछ प्रोड्यूस किया और वापस उसी माल को भारत में सेल किया। ब्रिटेन में जो बना उसको वापस सेल किया। आप समझ रहे हो चीजों को? इन दिस सिस्टम इंडियन ट्रेड एंड बिजनेस स्टार्टेड लूजिंग देयर कंपेटिटिव पावर। अभी जैसे कोई बंदा है मेरे बाजू में, मेरे से ज्यादा पैसे लाके बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करेगा, तो मेरा कॉम्पिटिटिव पावर थोड़ी नहीं रहेगा उसके बाजू में। मेरे 2 शॉप है, ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा लेकिन मैं फिर ज्यादा स्टूडेंट गैदर नहीं कर पाऊंगा। वो एकदम बड़ा स्ट्रक्चर कर रहा है, मतलब लॉट्स ऑफ इन्वेस्टर, 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ आता है, बराबर है, मेरी जितनी ही फी रखता है। मतलब हर एक बच्चों को 4-4, 5-5 घंटा बिठा के रखता है, स्कूल से भी ज्यादा बिठा के रखता है, और हर एक बंदों को कंटिन्यूस बेसिस पे अलग अलग टीचर्स पढ़ा रहा है, ठीक है। तो मैं तो टूट जाऊंगा, बच्चे मेरे पास क्यों आएंगे? क्या मैं कंपटीशन में टिक पाऊंगा? मेरे लॉयल स्टूडेंट्स भी मेरे से भाग जाएंगे, पूरा मार्केट तोड़ देगा वो। आप समझ रहे हो चीजों को? एक बंदा पैसों के पावर से बहुत कुछ कर पाता है, तो वो कंपटीशन लेवल में टिकना मुश्किल हो जाता है। इन दिस सिस्टम इंडियन ट्रेड, भारत का ट्रेड एंड बिजनेस स्टार्टेड लूजिंग देयर कॉम्पिटिटिव पावर एंड प्रोडक्शन पावर। स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, आपको पता है जो छोटे पाए की इंडस्ट्रीज होते हैं ऑफ इंडिया वेर रूइन, बर्बाद हो गए। एज अ रिजल्ट अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी स्टार्टेड इंक्रीजिंग। और इसी की वजह से इस चैप्टर में हमें जो पढ़ना है पॉवर्टी के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा और पॉवर्टी भी बढ़ी, ठीक है। हम फिर से इन चीज़ों को ध्यान देते हैं, गौर करते हैं, तो हमारा फाइनल लेवल पे हो जाए। इन केस ऑफ ये हमारा क्लोजिंग पैराग्राफ है जिसके बारे में हमें चर्चा करनी। एग्रीकल्चर को हम भूल जाएंगे, ये दोनों पैराग्राफ बिजनेस रिलेटेड है, इंडस्ट्रियल रिलेटेड है। इन केस ऑफ बिजनेस एंड ट्रेड, ब्रिटिशर्स फॉलोड दैट काइंड ऑफ ट्रेड, TTI, ठीक है, ट्रेड पॉलिसी, टैक्स पॉलिसी एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी विच वुड बेनिफिट, जो उनको ही फायदा कराएगी, विच वुड बेनिफिट देम बाय ट्रेडिंग इन इंडिया। ऐसी टैक्स पॉलिसी बनाई। इंडियन एक्सपोर्ट्स वेर प्रोहिबिटेड इन यूरोप, भारत के जो एक्सपोर्ट्स थे उनको यूरोप में प्रोहिबिट किया गया। कोई डाउट है? whereas at the same time goods produced in England were given a lot of tax concession and freedom to sell in Indian markets, कहीं पे भी बेच सकते हैं। और मोर ओवर, इससे ज्यादा हद तो वो हो गई, ये जो उनका सामान था उनके लिए उन्होंने किसका यूज किया? इंडियन रेलवे का एक्सटेंसिवली यूज किया। मोर ओवर टू सप्लाई दिस गुड्स टू ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया, इंडियन रेलवे वॉज यूज्ड एक्सटेंसिवली। ये आपका तीसरा नंबर का पैराग्राफ हो गया। नाउ बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी, ये थी ना दिस काइंड ऑफ ट्रेड पॉलिसी, टैक्स पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, है ना। बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ पॉलिसी, ये रहा दैट काइंड ऑफ पॉलिसी, है ना, TTI। बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ पॉलिसी, इनके पास क्या आया भाई? ब्रिटिशर्स गेन्ड सरप्लस फ्रॉम प्रोडक्शन एंड सेल इन इंडिया। भारत में जो प्रोडक्शन और सेल किया उसकी वजह से उसके पास क्या आया? फिर उस पैसे को विच दे इन्वेस्टेड कहां पे? इन ब्रिटेन टू स्पीड अप इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड यूज्ड इंडियन, जैसे वापस इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जैसे कोई इंडस्ट्री है शूज इंडस्ट्री, मतलब उन्होंने वहां पे जूते बनाए, फिर वो उन जूतों को बेचना कहां पे चाहेंगे? वापस इंडिया में। एंड यूज्ड इंडियन मार्केट टू सेल फाइनल गुड्स। आप समझ रहे हो? पहले तो यहीं से पैसा कमाया, फिर उस पैसों से वहां के इंडस्ट्री में लगाया, वो इंडस्ट्री में जो बना वापस उनको बेचने के लिए वो लोग यहीं पे आए। एंड यूज्ड इंडियन मार्केट टू सेल फाइनल गुड्स प्रोड्यूस इन ब्रिटेन। इन दिस सिस्टम इंडियन ट्रेड
एंड बिजनेस, भारत का जो व्यापार था एंड बिजनेस स्टार्टेड लूजिंग देयर कॉम्पिटिटिव कैपेसिटी, कॉम्पिटिटिव पावर लिखा है, आप कैपेसिटी यूज कर सकते हो, कॉम्पिटिटिव पावर एंड प्रोडक्शन पावर, हमने हमारा प्रोडक्शन पावर भी गवाया और हमारा कॉम्पिटिटिव पावर भी गवाया। उसके साथ साथ छोटी छोटी स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया वेर रूइंड, बर्बाद हो गई। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी स्टार्टेड इंक्रीजिंग। आपको पता चला क्या है ये पैराग्राफ में? इन केस ऑफ बिजनेस एंड ट्रेड, ब्रिटिशर्स फॉलोड दैट काइंड ऑफ पॉलिसी। कौन सी? दैट काइंड ऑफ पॉलिसी, मतलब पॉलिसी के आगे आपको कोई टी लगाना है। दैट काइंड ऑफ ट्रेड पॉलिसी, दैट काइंड ऑफ टैक्स पॉलिसी एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी विच वुड बेनिफिट देम बाय ट्रेडिंग इन इंडिया। भारत में व्यापार करके सिर्फ इनको ही फायदा हो। इसके साथ उन्होंने क्या किया? इंडियन एक्सपोर्ट्स वेर बैंड, या तो प्रोहिबिटेड इन यूरोप एंड एट द सेम टाइम बातो वेयरएज गुड्स प्रोड्यूस इन इंग्लैंड वेर गिवन अ लॉट ऑफ टैक्स कंसेशन। मैंने एग्जांपल दिया था, वेर गिवन अ लॉट ऑफ टैक्स कंसेशन एंड फ्रीडम टू सेल इन इंडिया। कहां पे भी? इंडियन मार्केट्स में। इसके अलावा इंडियन रेलवेज मोर ओवर टू सप्लाई दिस गुड्स टू एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया, ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया, इंडियन रेलवे वॉज एक्सटेंसिवली यूज्ड। ये चीज हो गई। अब ये सब करते वक्त उनके पास कुछ सरप्लस बचा। बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ पॉलिसी ब्रिटिशर्स गेन्ड सरप्लस फ्रॉम प्रोडक्शन एंड सेल इन इंडिया। भारत में प्रोडक्शन और सेल करके उन्होंने कुछ सरप्लस बचाया, कमाया। उसको उन्होंने क्या किया? इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन को स्पीड अप करने के लिए यूज किया, विच दे इन्वेस्टेड इन ब्रिटेन टू स्पीड अप इंडस्ट्रियलाइजेशन। एंड वापस वहां पे को जो बनाया लखन जैसे जूते बनाए, उसको सेल करने के लिए वो कहां पे आए? इंडिया में। एंड यूज्ड इंडियन मार्केट टू सेल फाइनल गुड्स प्रोड्यूस इन ब्रिटेन। इन दिस सिस्टम इंडियन ट्रेड एंड बिजनेस started losing their competitive power and production power. उसके साथ साथ small and cottage industry of India were ruined. As a result, unemployment and poverty started increasing. This was fourth part. हम पांचवें पार्ट में जल्दी मिलेंगे। देखो मैं आपको रिपीट करा देता हूँ, ये इतना बड़ा पॉइंट है, एक वीडियो में इसको कवर करना फिर उसको सुनना भी आपके लिए थोड़ा टायरेनिकल लगेगा, तो मैं इसको हमेशा पोर्शन में बनाऊंगा। ये जो कॉजेज ऑफ पॉवर्टी थे उसमें 5.4 पर 1 हिस्ट्रिकल रीजंस खत्म हुए। ये जो कॉजेज ऑफ पॉवर्टी है उसको हम ऐसे बैचेस में बनाएंगे, जैसे कॉजेज ऑफ रूरल पॉवर्टी है, इकोनॉमिक फैक्टर्स है, ठीक है, जो 5 है उसको एक साथ में बनाएंगे हम, सोशल रीजंस को साथ में बनाएंगे और अदर रीजंस को। तो ऐसे जो कॉजेज ऑफ पॉवर्टी है, ठीक है, उसको हम 5 कॉजेस है, 5 रीजन है, उसको 5 पोर्शंस में बनाएंगे। बहुत बड़ा चैप्टर है, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। फिर मेजर्स टू रिड्यूस पॉवर्टी, बहुत बड़ा चैप्टर है। सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस ऑलवेज हेल्प।